आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद लखनऊ से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। घोषणा पत्र का ये जो एडिशन आप देख रहे हैं, चूंकि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, तो किस तरह की सियासी सरगर्मी है उसे महसूस करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इस मंच पर कुछ देर पहले आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहां पर आए थे। तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता यहां पर आ रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत आपका, आप सादर आमंत्रित हैं। और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, तो एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र में आप सभी का स्वागत है। और हम यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं इस समय, और लखनऊ में इसलिए हैं क्योंकि यहां से जो लोकसभा चुनाव हैं उसकी वास्तविक दशा और दिशा तय हो रही है। और लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो पूर्वांचल की बात करते हैं, वो बहुत ही अहम है। और जब पूर्वांचल की बात करते हैं तो कुछ उन सीटों की बात करते हैं जिन पर निगाह जो पीएम का संसदीय क्षेत्र है वहां से भी निगाह रहती, उतनी अहम सीटें हैं। और हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं। वो दो लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मोदी सरकार में। और दूसरा ये है कि यूपी का जो समीकरण है उसमें अपना दल की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लिहाज से भी अनुप्रिया पटेल को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। अनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अपना दल का इस चुनाव में, क्योंकि आप लोग जब भी आपसे मैं बात करता हूं तो आप विस्तार की बात हमेशा करती हैं कि कुछ और बड़ा करना है, यानी कि जहां थे उसके और आगे जाना है। तो 2019 और अब ये 2024, इन 5 सालों में वो लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा, 2 सीटें थीं, दोनों आपने जीती, 100% स्ट्राइक रेट रहा आपका। और अब ये 2024 आ गया है, तो वहां से यहां तक में आपका जो सफर रहा है लोकसभा टू लोकसभा, कितना आपको लगता है कि अपना दल के लिए इस बार की सिचुएशन कितनी ज्यादा बेहतर होगी? देखिए, विस्तार तो पार्टी का हुआ है। आज अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर मैं अपने गठबंधन की बात करूं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो आप इस बार देखिएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 400 पार, यानी बहुत बड़ा विस्तार आपको एनडीए का इस बार फिर देखने को मिलेगा। और अपना दल की यही कोशिश होगी कि इस 400 पार में जो उत्तर प्रदेश का 80 का लक्ष्य है उसको पूरा करने में हमारा योगदान हो। आज हम 5 साथी हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए के, और जहां भी जिस भी साथी दल का प्रत्याशी होगा, एनडीए का प्रत्याशी होगा, हमारी कोशिश होगी कि वो सीट हम 100% जीते। यही हमारी विस्तार की परिभाषा है। आपने जो विस्तार की परिभाषा दी अनुप्रिया जी ने, आपने पूरा उसमें एनडीए को समेट लिया। और आपने जो 400 पार का नारा है उस पर आपने मोहर लगाई। आप इस मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, सहयोगी दल की मुखिया हैं, इस लिहाज से ये सब बातें आपकी प्रासंगिक हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा और ज्यादा आप इसको नैरो करें, अपना दल पर लाएं। मैं सीट वाइज कहता हूं, आप 2 सीटों पर लड़ी थी। और आपसे जब भी किसी इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं तो आप अपना दल का इंपैक्ट वो बताती हैं कि कहां से कहां तक है। मात्र पूर्वांचल ही नहीं है, रामपुर भी है, और भी कई इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि वोटर आपका साथ देते हैं। उस पर्सपेक्टिव में अगर आपसे मैं पूछूं कि पिछली बार की जो 2 सीटें वो काफी हैं, या आपकी जो मुस्कुराहट बता रही है कि संख्या बढ़ने वाली है? देखिए, ऐसा है, मैं फिलहाल सीटों की संख्या तो आपको नहीं बताऊंगी, कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, अभी बता देंगे आप तो? हाँ, अभी ब्रेकिंग न्यूज आपको नहीं दूंगी, लेकिन इतनी ब्रेकिंग न्यूज जरूर दूंगी कि अपना दल ने 2014 हो या 2019 हो, स्ट्राइक रेट 100% रखा है। इस बार भी जितनी सीटें लड़ेंगे स्ट्राइक रेट 100% होगा। ये अपना दल की मुखिया के तौर पर ये आप लोकतंत्र में ये बात आप रखने के लिए सदैव स्वतंत्र हैं, और हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी का स्ट्राइक रेट ऐसा ही हो। लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे पाए हमको। सीटें पिछली बार जो 2 लड़ी थी, क्या उस थ्रेशोल्ड को पार करने की आप सोच रही हैं? आपका दावा बनता है कि आप 2 के आगे जाएं?
आप सीटों की संख्या में मत उलझिए। अपना दल को आप बस देखते जाइए। धीरे 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 अपना दल एनडीए के घटक के रूप में आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारा संकल्प है। सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर अपना दल की नींव रखी गई थी, आज उसी विचारधारा को हम निरंतर एक एक चुनाव के साथ और ज्यादा वो हमारी सामाजिक न्याय की राजनीति परवान चढ़ती जा रही है और एनडीए का घटक बनके और तेजी से परवान चढ़ रही है। और आगे आगे आप देखते जाइए। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, जो एक शेर है। एक बात मुझे और बताइए अनुप्रिया जी कि अब चूंकि चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, आपने चूंकि बात ही शुरू की कि पीएम मोदी का जो 400 पार है उसको पूरा करने में आप अपनी पूरी भूमिका निभाएंगी, लेकिन अपना दल के कुछ ऐसे भी इशू रहे हैं जो इशू कई बार विपक्ष की आवाज को भी उठाते हैं, जैसे पेपर लीक पर हुआ। मुझे अभी भी याद है कि जो पेपर लीक वाले जो परीक्षार्थी थे वो बाकायदा आए आपके बंगले में भी, उन्होंने वहां भी आवाज उठाई और आप लोगों ने आने दिया। ऐसा नहीं कहा कि हम घटक दल हैं तो आप यहां नहीं आ सकते हैं, ये आपने उठाया। तो आप मुझे ये समझाइए कि जब आपने सत्ता पक्ष में होते हुए भी वो इशू उठाया, तो इस चुनाव में क्या जनता आपसे ये नहीं पूछेगी कि उस पर आपका आज की तारीख में स्टैंड क्या है? आपको लगता है कि सरकार से वहां पर मिस्टेक हुई थी? ये एडमिशन की अगर बात इस चुनाव में आती है एज ए मुद्दे के तौर पर, तो वो आपके लिए एक इशू है? देखिए, अपना दल ने जनहित से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो, उसे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, हम हमेशा मजबूती से उठाते हैं। और आपके इस चैनल पे मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे एनडीए गठबंधन में सभी घटक दलों को पूरी स्वतंत्रता है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कि आप किसी विषय को नहीं उठा सकते हैं, और अपना दल ने पूरी मजबूती से हर विषय को उठाया है। पेपर लीक का मसला गंभीर मसला है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है, और हमारी कोशिश है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और युवाओं के भविष्य को सजाने संवारने के लिए भारत सरकार से लेकर राज्य की सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। आगे आगे ये चर्चा बढ़ेगी तो हम उसमें भी और बात करेंगे। मतलब आप ये एकदम पेपर लीक को अवॉइड नहीं कर रही हैं, आप खुल के बोल रही हैं आज भी पेपर लीक के मुद्दे पर। मैं बिल्कुल कह रही हूं कि हमारी सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है, कठोर कार्रवाई की है। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसको हमारी सरकार इंश्योर कर रही है। ठीक है, पेपर लीक पर आपने अपनी बात रखी। एक और मुद्दा है जिस पर आप अपनी बात रखती आई हैं, वो जाति जनगणना का मुद्दा। और ये मुद्दा मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने ये पीडीए की जो बात कही है और राहुल गांधी ने जो ओबीसी का इशू उठाया है, ये दोनों इशू ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से आपका ये जो अपना दल है इसके कोर में आते हैं। ओबीसी का इशू हो गया या पीडीए का इशू हो गया, तो आप आखिरकार इन दोनों ही नेताओं की जो कंसर्न है उसका आप किस तरह से जवाब देंगे कि आप उसको या आपका घटक दल उसको एड्रेस कर पा रहा है, एनडीए एड्रेस कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो उस फ्रंट पे आगे निकल गए हैं और आपके लिए सोचने वाली स्थिति है? अब आप थोड़ा मुझे समय देंगे क्योंकि मैं जरा लंबा बोलूंगी इस विषय पर। बीच में कोई सवाल आ गया तो पूछ सकता हूं। जनगणना का विषय कांग्रेस पार्टी उठा रही है। 100% समर्थन अपना दल इसका करता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात होनी चाहिए, 100% इसका समर्थन है। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को पीडीए की या कास्ट सेंसस की चिंता विपक्ष में आने पर क्यों हुई, सत्ता पक्ष में रहते हुए क्यों नहीं हुई? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, समाजवादी पार्टी की तो राज्य में भी सरकार थी, तब आपको कास्ट सेंसस की याद क्यों नहीं आई? आज आपको याद आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन आपको विपक्ष में रह के याद आ रही है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। अनुप्रिया जी देखिए, एक बात मैं यहाँ टोकूंगा। आपने लंबा बोलने के लिए कहा था और आपका हक है, आप सत्ता पक्ष में हैं, अपनी बात रख सकती हैं क्योंकि आपको जनता को बताना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सत्ता तो जवाब देने के लिए होती है, सवाल तो विपक्ष पूछता है। जवाब आपसे ये मांगा जा रहा है कि आप अगर कहती हैं कि जाति जनगणना को आपका फुल सपोर्ट है, आप अगर ये कहती हैं, तो बतौर एनडीए घटक दल आप इसको इंश्योर कराने की दिशा में क्या कदम उठा रही हैं, अगर आप ये मुद्दा आपके दिल के इतना ही करीब है?
मेरे दिल के करीब जो मुद्दे हैं उनके लिए मैं पूरी तरीके से खुलकर आवाज उठाती हूं और मेरी सरकार में मैं गर्व से कहती हूं कि उन मुद्दों का समाधान भी होता है। आपने मुझे बीच में रोक दिया, मैं कहानी थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती थी। मैं आपको एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकती हूं। एक उदाहरण जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो नीट की जो परीक्षा होती है उसमें ओबीसी कोटा एमबीबीएस की पीजी सीट्स में लागू नहीं था। जब देश में यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का समर्थन था, आप पीडीए की बात कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि तब क्यों नहीं किसी को चिंता हुई, ना कांग्रेस को ना समाजवादी पार्टी को, कि नीट में ओबीसी के बच्चों का हक मारा जा रहा है, हजारों स्टूडेंट्स का हर वर्ष नुकसान हो रहा है। आप करवा सकते थे ना, आपने निर्णय क्यों नहीं करवाया? लेकिन मैंने इस विषय को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया और इसका प्रधानमंत्री जी ने समाधान किया और बहुत जल्द समाधान किया। ये मैं बताना चाहती हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि मेरी पार्टी क्या करती है। यूपी के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे दल, समाजवादी पार्टी जैसे, जो यूपीए की सरकार में समर्थन कर रहे थे। कितने साल, 10 साल सरकार चली, ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का विषय उठता रहा, क्यों नहीं इसका समाधान हुआ? क्यों वेट किया गया? 10 साल खत्म हुए, मोदी जी की सरकार आई, संविधान संशोधन तो तब भी लाया जा सकता था ना। अगर आपको पीडीए की चिंता थी तो वो 10 साल कम थे क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके ओबीसी कमीशन को आप संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे पाए? तो यहां कमिटमेंट चाहिए होता है। मैंने तो इस विषय के लिए भी आवाज उठाई। तो देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी का जितना भी मतदाता है वो जानता है कि ओबीसी के हितों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, हमारी पार्टी निरंतर उसे उठाती है। कई मसलों का समाधान हुआ है, कई मसलों का आने वाले समय में हो जाएगा। आपने एक बड़ा आश्वासन दे दिया, परोक्ष में ही दिया, लेकिन आपने ये कहा कि आने वाले समय में समाधान हो जाएगा। अगले मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन चूंकि ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण, जब आप कहती हैं आने वाले वक्त में समाधान हो जाएगा, क्या इसका ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल ये कह रही हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार, अगर आपकी सरकार आती है, वो जाति जनगणना करा सकती है? क्या आप ये कह रही हैं? देखिए, पहले तो अगर का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर शायद आपके मस्तिष्क में हो, देश की जनता के दिमाग में अगर है ही नहीं, जाति जनगणना कराई जाएगी। इस देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देश की जनता को हमारे गठबंधन की सरकार के 10 सालों की जो कामकाज रहे, जो उपलब्धियां रही, उसे जनता ने देखा है और उसे हमारे गठबंधन पे विश्वास है। तो अगर सरकार बनी तो ये प्रश्न नहीं है। जहां तक जातीय जनगणना का विषय है, मैं एनडीए की घटक हूं, मेरी पार्टी का क्या मत है मैं स्पष्ट रूप से रख रही हूं और मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओबीसी के विषयों को हल करने का, आपको मैंने 2 उदाहरण दिए, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। 13 पॉइंट रोस्टर का विषय जब आया था तो उसे खत्म करके 200 पॉइंट रोस्टर की बहाली यूनिवर्सिटीज में मोदी जी की सरकार ने संसद में कानून बनाकर की थी। तो ऐसे एक नहीं अनेक विषय हैं और इसलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब इतने विषयों के लिए हमने संघर्ष किया और उसका समाधान हुआ है तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उम्मीद की एक किरण पैदा करता है कि आने वाले वक्त में क्यों नहीं। और ये उम्मीद की किरण की बात आप जाति जनगणना के संदर्भ में कह रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बार बार घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, मैं एकदम स्पष्ट बोल रही हूँ, मैं घुमा के बात ही नहीं करती। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ओबीसी के हितों से जुड़े हुए ऐसे तमाम मसले जिनका समाधान पिछली किन्हीं सरकारों में नहीं हुआ, यूपीए की सरकार में नहीं हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय की बात करने वाले तमाम दल शामिल थे, तब भी नहीं हुआ। हमारी सरकार ने उन तमाम मसलों का समाधान किया है। एनडीए के घटक के रूप में निरंतर अपना दल जातीय जनगणना की वकालत कर रहा है, हम इसके पक्षधर हैं और मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये उम्मीद भी है कि आने वाले भविष्य में जातीय जनगणना भी हो सकती है। बहुत आपने खुल करके बोला और बहुत ही साफ गोई से बोला ये बात, और ये बात आपकी बड़ी मायने रखती है आज की राजनीतिक हालातों में। चलिए, हम यूपी की बात कर रहे थे, ओबीसी। एक इशू और अभी उठाऊंगा, चूंकि आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं और इसलिए मैं थोड़ा सा लखनऊ से दिल्ली की ओर चलता हूं। एक दिल्ली में घटना घटी है, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, आपकी जानकारी में होगा।
और सबकी जानकारी में है। मुझे एक बात बताइए, वो इस बात पर अड़े हुए हैं आज की तारीख में अनुप्रिया जी कि वो जेल में रहते हुए ही सरकार चलाएंगे और वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये एक तो ये भी अपने आप में इतिहास है कि सिटिंग सीएम को पहली बार अरेस्ट किया गया है, लेकिन अब दूसरा इतिहास ये बनने जा रहा है कि जेल में रह करके ही वो सरकार चलाएंगे। आपका अपना अनुभव और आपकी अपनी सोच इस पर क्या है? मैं किसी की नैतिकता को तय नहीं कर सकती। हम सब राजनीति में आए हैं और राजनीति हमारे लिए देश की सेवा का, जनता की सेवा का सबसे बड़ा मंच है। मुझे लगता है कि ये फैसला एक लीडर को स्वयं लेना होता है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सवाल नैतिकता का है और मुझे लगता है कि एक लीडर को ये स्वयं तय करना होगा। ये आपको मैंने नोटिस किया है कि आप एनडीए के साथ होते हुए भी कई मुद्दों पर आपकी अपनी ही राय होती, जो कि बीजेपी तो साफ तौर पे कह रही है कि ये जो हुआ है करप्शन है और इस्तीफा देना चाहिए। एक बात और इसमें आपकी इस बात का रिस्पेक्ट करते हुए कि आप कह रही हैं कि लीडर को तय करना चाहिए, ठीक है, वो अपनी पार्टी के लीडर है, उनकी सरकार है, वो तय करें, लेकिन क्या आप ये मानती हैं, जो कि बीजेपी आपका सबसे बड़ा जो लीडिंग दल है वो मानता है कि एक्साइज पॉलिसी करप्शन हुई है, ईडी कहता है कि वो इसके सरगना है, किंग पिन है, इस पर क्या मानना है? आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है दिल्ली में, एक्साइज पॉलिसी में करप्शन हुआ है क्या? मैं जज नहीं हूं, मैं अदालत नहीं हूं, कोर्ट तय करेगी। जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, एविडेंसेस प्रोड्यूस करना और उसके बाद अदालत के सामने उनके कॉग्निजेंस के लिए रखना, तो ये फैसला कोर्ट को करने दीजिए। अनुप्रिया पटेल ये कहने वाली नहीं होती हैं कि करप्शन हुआ है एक्साइज पॉलिसी में, अरविंद केजरीवाल ने करप्शन किया है, ये आरोप अनुप्रिया पटेल नहीं लगाने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल फैसला नहीं सुना सकती। अनुप्रिया पटेल सिर्फ ये कहेगी कि ईडी का काम है जांच करना, अगर ईडी मेरे को समन भेजती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जांच एजेंसी के साथ कोऑपरेट करूं। मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट को रीच आउट करूं, कोर्ट का अधिकार है वो फैसला करे। आपकी जो बातें हैं अनुप्रिया, वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक नई लकीर, अलग ही लकीर खींचती हैं, और ये बड़ी बात है घटक दल होते हुए भी। मुझे एक बात बताइए, आपने अभी ईडी का जिक्र किया, तो आप एक सवाल ईडी पर भी कर लूं। ये जो विपक्ष कह रहा है कि ईडी चुन चुन करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहा है, क्या आपको भी ऐसा पैटर्न दिख रहा है क्या? देखिए, मैंने पहले ही ये बात कही कि अगर जांच एजेंसी मुझे समन भेजती है और मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूं, तो मुझे पहले तो एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और दूसरा, मोदी सरकार अदालत से बड़ी नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है ना कानून का, तो मुझे कोर्ट के पास जाना चाहिए और कोर्ट को तय करना चाहिए। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है तो विपक्ष को कहना चाहिए कि कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट जो तय कर रहा है उसका ही महत्व है ना। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही है? कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है तो दाल में कुछ काला है। ये आपने एक मुद्दा जो कोर्ट से राहत वाली बात उठाया है, ये मुद्दा यहाँ आप और बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर है। बहुत देर बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जहां मैं आप दोनों लोगों को एक साथ देख रहा हूं, बीजेपी भी कह रही है। लेकिन आपने जब ये कहा कि मुझे सम्मान दिया जाता तो मैं कोऑपरेट करती, यहां यही सवाल है अनुप्रिया कि आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, अजित पवार को अब नहीं दिया जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर का कुछ नहीं, मतलब कहीं कोई इशू किसी भी घटक दल के हिस्से कुछ ईडी की कार्रवाई नहीं आ रही है, उनके हिस्से आ रही, ये सवाल उठ रहा है। हमारे पास कुछ मिलना चाहिए ना ईडी को। क्या मिलेगा? सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले छोटे से अपना दल के पास क्या मिलेगा? ईडी का स्वागत है, कुछ मिलना भी तो चाहिए। अब जहां मिलेगा वहीं तो जांच एजेंसी जाएगी ना। ईडी का स्वागत है आप कह रही हैं? भाई ईडी को जहां कुछ मिलेगा वहीं तो जाएगी। आपसे आखिरी सवाल, इसके पहले कि अभी से खत्म करना है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे, लास्ट सवाल ले लूं आपसे मैं कि आपकी सिस्टर अलग राह अपना रही हैं, अखिलेश यादव से अलग हो गई हैं, क्या आप चाहेंगी आप लोग फिर से एक हो जाएं? ऐसा कोई आपका ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि वो वहां से अलग हुई हैं, तो क्या आपके साथ आ सकती हैं? वो इंडिया ब्लॉक में है, उसमें कौन है कौन नहीं है, कौन अलग है कौन कहां है, मुझे इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करनी। आप उन पे बारे में बात नहीं करना चाहती हैं? नहीं, मुझे उनके कहीं रहने या नहीं रहने पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मिर्जापुर में अगर आपके सामने उतारने जा रही हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी? देखिए, मिर्जापुर में 10 साल में मैंने बहुत काम किया है, मैं अपने काम के आधार पे वोट मांगती हूँ। मेरे जीवन का ये चौथा चुनाव होगा और
जिसको भी चुनाव लड़ना है सबका स्वागत है। लोकतंत्र में कोई कहीं से भी लड़ सकता है। अनुप्रिया पटेल अपने 10 सालों के कामकाज पे चुनाव लड़ने जाएगी। बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी हमसे बात करने के लिए। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री, अपना दल की मुखिया, और एक बड़ी बात ये कह रही हैं कि लोकतंत्र में कोई कहीं से भी लड़ सकता है, इस सवाल पे एकदम क्लियर हैं। और एक अहम बात ये कह रही हैं कि मोदी सरकार का 400 पार का नारा है, उसको पूरा करने में पूरा सहयोग देंगी। ये भी सेम मिशन की यहां पर इसे कहते हैं प्रतिध्वनि दिखाई दे रही है। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।